एवरीवन। तो जैसे कि सारे बच्चों ने कहा कि मैम रेस्पिरेशन का अगर आप ट्रिक्स बता दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें कोचिंग में या स्कूल में जो पढ़ाया गया उससे समझ कुछ नहीं आया और ना तो कुछ याद रहा, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो मैं बोलती हूँ चिल मारो, सब इजी है। अभी तक तुम्हें डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम लंबे तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। ध्यान से अगर कंसेप्ट समझ के पढ़ोगे और निमोनिक्स के साथ याद करोगे तो एवरी क्वेश्चन इन नीट इज़ द केक वॉक। वो केक वॉक ही है, आपको बस उसमें याद रहना चाहिए और कंसेप्ट पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज़ के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है डाइजेस्ट होके, या प्लांट में भी जो फूड होता है वो ग्लूकोज होता है, राइट। इसको जब आप बर्न करते हो, जब आप इसका फाइनली पूरा कंबशन होता है तो इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 3 फॉस्फेट बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड्स के अंदर ही आपकी एनर्जी छिपी हुई है, राइट। जैसे कि इंडिया में अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो डेफिनेटली आपको रुपीज़ लगेंगे क्योंकि यहाँ की करेंसी वही है। सेम तरीके से आपकी बॉडी में अगर आपको कोई भी फंक्शन कराना है, वेदर इट इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेदर इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस सब के लिए एटीपी चाहिए मसल को काम करने के लिए। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें पढ़ना है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाता कैसे है, बनता कैसे है। फाइन। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है किसी की भी बॉडी में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे एरोबिक एनिमल हो चाहे एनारोबिक हो। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करे और एटीपी बनाए। एनारोबिक का मतलब है कि जिसके रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो ग्लूकोज से जब टूटता है और पायरुविक एसिड बनता है यहाँ पे, या पायरुवेट बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, और यहाँ पे आपका पायरुवेट बनता है, राइट। ये 6 कार्बन का होता है, पायरुवेट आपके 3 कार्बन का होता है, मतलब 3 कार्बन यहाँ पे आपके यूटिलाइज हो चुके होते हैं, राइट। 2 पायरुवेट बनते हैं। अब देखो 6 कार्बन का एक ग्लूकोज और 3 कार्बन का एक पायरुवेट, तो 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 कार्बन आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे बेसिकली आप 2 एटीपी अंदर देते हो प्रोसेस के और आपको मिलते हैं 4 एटीपी। तो नेट गेन कितना हुआ भाई? मान लो तुमने एक स्टार्टअप किया जिसमें तुमने 20 लाख इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस की तरह है कि 20 लाख पहले आप इन्वेस्ट करिए, रिटर्न में आपको 40 लाख मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूछूं कि ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है, तो इट इज़ ओनली 2 एटीपी। वाई? बिकॉज आपने इन्वेस्ट भी तो किया था 2, तो अगर 4 बन रहा है तो 2 तो आपके इन्वेस्टमेंट वाले खत्म हो जाएंगे और बाकी 2 आपका एक्स्ट्रा बनेगा, राइट। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में भी बात करेंगे। अब पायरुवेट तक जब तक प्रोसेस बन जाता है, पायरुवेट बन जाता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक है कि एनारोबिक। एक बार एक क्लास में सारे राम कहानी पढ़ा दी गई, उसके बाद एक बच्चे से पूछा गया कि एक बात बताओ, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है और किस ऑर्गेनिज्म में होता है। पहला स्टेटमेंट बच्चा बोलता है, मैम इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब आपने एक शब्द में दूसरे को घायल कर दिया कि उसने जितना पढ़ाया है सब बर्बाद है, बिकॉज एरोबिक या एनारोबिक की बात ग्लाइकोलिसिस में हो ही नहीं सकती। ग्लाइकोलिसिस में कहीं ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुवेट बन जाता है तब हमारी बॉडी डिफाइन करती है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। प्लांट ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन करेगा कि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करेगा। तो ग्लाइकोलिसिस तक कोई प्रोसेस एरोबिक या एनारोबिक नहीं होता। उसके बाद डिसाइड होता है कि इट इज़ एन एनारोबिक प्रोसेस यानी बिना ऑक्सीजन के काम करेगा, या इट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन के साथ आगे कंबशन करेगा, राइट। अब आते हैं, सबसे पहले देखते हैं एनारोबिक वालों को, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आपकी बॉडी में कहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, आप बोलेंगे नहीं मैम, हमारे पास इतने बड़े फेफड़े हैं, हम इतनी ज़्यादा सांस लेते हैं 1 मिनट में कम से कम 18 से 20 बार, ऐसे कैसे हम ऑक्सीजन ना यूटिलाइज करें। मैं आपकी बात समझती हूँ और आपकी भावनाओं को भी। जब कोई कंसेप्ट एकदम ऐसे पत्थर की लकीर बन के दिमाग में पड़ी हो ना, तो आप सोचने समझने की ताकत में नहीं रहते। देखिए, जब आप रनिंग करते हैं, जब आपका मान लो कोई कंपटीशन है, आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो, तो दौड़ के जब जैसे ही तुम रेस फिनिश करते हो उसके बाद तुम्हारे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होगा, और वो दर्द कम से कम तुम्हें 2 से 3 दिन सताएगा ज़रूर, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से रनिंग कर रहे हो, बहुत एक्सट्रीमली फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं मसल के, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के इतने बड़े प्रोसेस का टाइम ही नहीं होता हमारी बॉडी के पास। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो होती है, बट इतना बड़ा प्रोसेस जाने का, फिर एटीपी बनाने का टाइम ही नहीं है बॉडी के पास। उसको जल्दी जल्दी काम करना है। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, फर्मेंटेशन के थ्रू या क्या करती है, लैक्टिक एसिड बनाती है। और लैक्टिक एसिड, इस वाले प्रोसेस में एनर्जी तो कम मिलती है लेकिन बहुत जल्दी मिलती है, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि तुम लोग सोचते हो कि बस कुछ भी हो जाए, जैसे जैसे बस क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए नीट के, है ना, मेहनत ना करनी पड़े। तो ऐसे नहीं होता बेटा।
अगर आप छोटे प्रोसेस से जाएंगे और अगर आप ढंग से क्वेश्चंस को समझेंगे ही नहीं तो आपके आंसर हमेशा गलत निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती तो है, किस लिए बनाती है, ताकि जल्द से जल्द ये 2 ATP भी जो मिल रहा है पहले मिले तो सही, ताकि वो रेस जीत जाए। लेकिन जब ये लैक्टिक एसिड तुम्हारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है तो पेन करता रहता है, जिस मसल में एक्यूमुलेट होगा। धीमे धीमे जब सर्कुलेशन की वजह से ये लैक्टिक एसिड वहाँ से खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा पेन भी चला जाएगा। ये पूरा सिनेरियो होता है, ठीक है। तो बेसिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 पार्ट है, या तो आप फर्मेंटेशन करके इथेनॉल या अल्कोहल बना लो, जो कि जनरली ईस्ट वगैरह में होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, या तो आप क्या करो, लैक्टिक एसिड बना लो, जो कि जनरली हमारी बॉडी में होता है जब हमारी एक्सट्रीम आप कह लो फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस होने होते हैं, ठीक। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब क्या है, लिंक रिएक्शन, पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज किया जाएगा। उसके बाद होगी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में कुछ नहीं होता, पायरुवेट से फाइनली अलग अलग इंटरमीडिएट्स बना के एनर्जी निकाली जाती है, जो तुमने यहाँ पे इन्वेस्ट की उससे और एनर्जी निकाली जाएगी। और फाइनली यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है ना, वो 2 फॉर्म में निकलती है, ATP भी निकलती है और रिड्यूसिंग एनर्जी यानी NADH2 और FADH2 के फॉर्म में भी निकलती है। अब डेफिनेट सी बात है, ATP तो मेरी बॉडी यूज़ कर लेगी लेकिन NADH2 FADH2 यूज़ नहीं कर पाएगी, तो इसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए तीसरा प्रोसेस आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इन सारे प्रोसेस के एंड में आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं 36 to 38 ATP, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में भी एक बार फिर से समझाऊंगी कि जैसे ही आप रेस्पिरेशन की बात करते हो, तो अगर आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हो, जो कि प्लांट और एनिमल में सेम होता है, सेलुलर का मतलब एक सेल के अंदर कैसे एनर्जी बन रही है। अगर आप एरोबिक की बात करोगे तो सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करना पड़ेगा, और एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस सेम है, ठीक है। कुछ कुछ स्लाइड जैसी आपको मिलेंगी, कुछ ये मैंने इंटरनेट से निकाली, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर किया कि ग्लाइकोलिसिस तक आप नहीं कह सकते कि ये एरोबिक है कि एनारोबिक है। यहाँ ग्लाइकोलिसिस इसमें भी होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है वो डिफाइन होगा कि वो अल्कोहल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा। अगर वो आगे जाना चाहता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनाना चाहता है, तो लिंक रिएक्शन में जाएगा, क्रेब साइकिल करेगा और उसके बाद फाइनली ETC यानी टर्मिनल ऑक्सीडेशन करेगा, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फाइनली इस तरीके से हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से यानी प्रोटॉन्स की मूवमेंट की वजह से, H+ आयन की मूवमेंट की वजह से ATP का फॉर्मेशन होगा, राइट। गैशियस, अगर आप स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें गैशियस एक्सचेंज के लिए कौन से ऑर्गन्स होते हैं, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स, ठीक है। ये प्लांट बॉडी में होते हैं जिससे कि गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल है, राइट। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो हम लोग एंड में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज को हमको पायरुवेट के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अगर मुझे ग्लूकोज को पायरुवेट के फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले देखो, एक ग्लूकोज को मैंने क्या किया, इसके बीच में एक फॉस्फेट चिपकाया। कुछ नहीं करना है, जैसे होता है ना कि मम्मी लोग किसी शादी में जाती हैं तो ये साड़ी ये साड़ी ये साड़ी ये साड़ी 4-5 साड़ी रख ली, इसको इंटरचेंज करती रहेंगी, ये इस दिन के लिए, ये इस दिन के लिए, ये इस दिन के लिए। फाइनली उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपको रिजल्ट तक पहुंचना होता है कि शादी वाले दिन क्या पहनोगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे बहुत सारे सेम कंपाउंड्स हैं, उनमें बस एक एक फॉस्फेट ऐड करते रहना है, ठीक है। एक एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड करते रहना है और उसको शिफ्ट करते रहना है, ताकि फाइनली हमारा जो ग्लूकोज 6 कार्बन का है वो 3 कार्बन के पायरुवेट में टूट जाए, लेकिन 2 पायरुवेट में टूटे, राइट। तो कैसे करेंगे, ग्लूकोज 6 कार्बन, फिर उसमें एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो 6 फॉस्फेट बना दिया मैंने। अब यहाँ पे तुम एक फॉस्फेट जोड़ रहे हो तो डेफिनेट सी बात है एक ATP तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे तुम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 लाख का, है ना। 10 लाख का मैं ऐसे ही समझा रही हूँ क्योंकि पैसे के टर्म्स में तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा ना। खैर, एक ATP अगर मैं यहाँ पे एक ATP अगर मैं यहाँ पे देती हूँ तो एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर तुम्हें पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो ये आपस में आसानी से चेंज हो सकते हैं। तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, फ्रक्टोज में। अब तुम्हें दूसरा ATP भी ऐड करना है क्योंकि तुम्हें 2 फॉस्फेट बॉन्ड चाहिए, तो तुम्हें एक और ATP देनी पड़ेगी, यानी तुमने एक ATP ऊपर इन्वेस्ट कर ली, एक ATP नीचे इन्वेस्ट कर ली। 2 ATP तुम्हारी इन्वेस्टेड है, अभी तुमने ये अपनी तरफ से दिए, इसीलिए एरो देखो ऐसे बना हुआ है कि ATP दे रहे हो, ADP बन रहा है, राइट। अब उसके बाद जब 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है ना, तो बड़ा इजी है इसको तोड़ना। ये पूरा ऊपर का ड्रामा इसलिए चल रहा था ताकि 1,6 बिसफॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ के 2 अलग अलग 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बना दिए जाए। यही तो हुआ, ट्राइओस फॉस्फेट बन गया, मतलब 3 कार्बन का एक फॉस्फेट बन गया और दूसरा 3 कार्बन का एक फॉस्फेट बन गया। अब ये दोनों भी आइसोमर हैं तो आपस में आसानी से चेंज हो सकते हैं। अब देखो, कुछ नहीं, जो तुम्हारा 2 ट्राइओस फॉस्फेट बने हैं ना, इसमें फिर से क्या किया, अब जब तुमने ATP जो इन्वेस्ट किए, एक एक करके फॉस्फेट निकालो। पहले तुमने 2 फॉस्फेट ऊपर ऐड कराए यहाँ तक पहुँचने के लिए, किसके लिए, 1,6 बिसफॉस्फेट तक पहुँचने के लिए, ताकि ये आसानी से अपने 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाए 3 कार्बन के। और उसके बाद अब तुम इनसे वापस लो कि भैया मैंने तुमको एक ATP दी थी, इसमें से जब एक ATP तुम
मज़े की बात क्या है, यहाँ पे तुम कह रहे हो कि हम लोन एक लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तुमने इसी एक लोग को तोड़ के दो बना दिया, तो जब वापस ले रहे हो तो उससे डबल वापस ले रहे हो, चालाकी वाला काम। यहाँ पे तुमने 2 ही एटीपी दी है लेकिन 6 कार्बन पे दी है, यहाँ तुम 3 कार्बन से एक एक एटीपी वापस लोगे तो 3 कार्बन कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए तुम्हें 2 एटीपी के बजाय 4 एटीपी मिलेगी। देखो 2 हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें से मैंने एक फॉस्फेट तोड़ा, तो जब एक मॉलिक्यूल से मैं एक फॉस्फेट तोड़ूंगी तो एक एटीपी बनेगी, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल ही मेरे पास 2 हैं, ऊपर मैं 6 कार्बन लेके चली थी तो मैं 3 कार्बन वाले से क्यों कर्ज वापस लूँ, मैं 6 कार्बन वाले से लूंगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 एटीपी बनती है एक स्टेप में। फिर क्या होता है, फिर इसको फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज किया जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, पानी निकलता है, फिर से दूसरी वाली जब फॉस्फेट निकालोगे तो क्या होगा, 2 एटीपी फिर से बन जाएगी। इसी को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब कि एक सबस्ट्रेट दूसरे में चेंज होने के लिए फॉस्फेट अपने अंदर से निकाल रहा है, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये टर्म बड़ा फैंसी सा है, बहुत लोग बोलते हैं, इसलिए आपको मैंने समझा दिया, राइट। लास्ट में आपके 2 पायरुविक एसिड बन गए, तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हुआ बच्चों, 2। क्यों, क्योंकि और यहाँ पे जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं तो 2 NADPH भी बन जाता है। 2 क्यों बनता है, क्योंकि एक 3 कार्बन का है ना, हम लेके 6 चले तो मुझे 2 से सब कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि 2 ATP हम कमाते हैं, 2 लगाते हैं, 4 कमाते हैं, तो नेट कितना हमने कमाया, 2, और नेट रिड्यूसिंग पावर कितनी हमने कमाई, 2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब पायरुवेट बन गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या लिखा है इन्होंने, ग्लूकोज। देखो ये पूरा तुमसे साइकिल नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, तुमसे बस ये पूछा जाएगा कि ग्लूकोज के बाद एक फॉस्फेट चिपकाओगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसका आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट जुड़ा दो, बिसफॉस्फेट, ठीक है। मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला काम, ग्लूकोज में एक्स्ट्रा एक एक फॉस्फेट चिपकाते रहो, फिर फाइनली उसको फ्रक्टोज में बदल दो और फिर तोड़ दो ट्रायोस फॉस्फेट में तोड़ दो, फाइनली तुम पहुंच जाओगे पायरुविक एसिड के थ्रू फॉस्फिनॉल पायरुवेट, ठीक है। इतना ही तुमसे पूछा जाता है, इतना मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ये देखो, ये पूरी इन्होंने ग्लाइकोलिसिस दिखाई है कि किस तरीके से पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड बनने के बाद इसके पास 2 ऑप्शंस हैं एनारोबिक में। एरोबिक में जाएगा तो भाई लिंक रिएक्शन जाएगा। एनारोबिक में अगर मेरी बॉडी में है तो ये लैक्टिक एसिड बना सकता है ताकि फटाक से NADPH जो है वो रिड्यूस होता रहे और लैक्टिक एसिड बने। इसके इस वाले रिडक्शन की वजह से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो ये वाला प्रोसेस तब होता है जब हम लोग बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करते हैं। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से मसल क्रैम्प आते हैं, राइट। पायरुविक एसिड के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया ये इथेनॉल बना ले, सीधे सीधे सिंपल रास्ते पे जाए, अल्कोहल बना ले। जैसे ईस्ट में ये सब होता है ना, तो ईस्ट में अगर ये सब होता है तो बहुत क्लियर सी बात है कि जब इसका कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाता है ना, तो ईस्ट खुद को ही पॉइजन कर लेता है, ठीक है। तो अल्कोहल किसी के लिए अच्छा नहीं है, जब ईस्ट के लिए नहीं है, एक सिंगल सेल को मार सकता है 13% से ऊपर कंसंट्रेशन, तो तुम सोचो तुम्हारी बॉडी में भी तो ये हो सकता है ना। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आपने देखा कि पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस में जो मैंने रिड्यूसिंग एनर्जी बनाई थी NADH के फॉर्म में, जब मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाती हूँ तो वो यूटिलाइज हो जाती है। चाहे लैक्टिक एसिड बनाऊँ तब भी खत्म हो जाएगी, चाहे अल्कोहल बनाऊँ तब भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड में सिर्फ आपके पास नेट गेन 2 ATP का होता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो सब में होगी तो 2 ATP तो सब में बनेगी, लेकिन जो रिड्यूसिंग पावर बनता है वो आपके एनारोबिक वाले में यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए वो हम एनर्जी में काउंट नहीं करते, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ कि जो 3 पायरुवेट थे उसको मुझे कन्वर्ट करना है ऐसे हमशक्ल के फॉर्म में जो आसानी से क्रेब साइकिल में जा सके। क्रेब साइकिल का पता है काम क्या होता है? एक एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करा के ट्विस्ट एंड टर्न करके मॉलिक्यूल्स बनाते रहो ताकि उससे एनर्जी निकाल सके हम। जैसे आपने देखा है ना कि जब गन्ने का जूस निकलता है किसी भी काउंटर पे, तो वो लोग एक पहले एकदम सही गन्ना लेते हैं, डालते हैं, उससे जूस निकालते हैं, लेकिन उसी को वो लोग 4 बार और उसी मशीन में घुमाते रहते हैं ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सके वो। सेम वही चीज़ यहाँ पे 3 कार्बन का पायरुवेट है, इसको मैंने चेंज कर दिया 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम A में, राइट। इसमें से एक CO2 निकाल दिया। इस प्रोसेस के दौरान भी एक रिड्यूसिंग पावर बन गई मेरी, राइट। अब यहाँ पे तुम 2 पायरुवेट लेके चलोगे तो कितनी रिड्यूसिंग पावर बन जाएगी? 2, और एसिटाइल कोएंजाइम कितने बन जाएंगे? 2, राइट, और 2 CO2 निकल जाएंगे। तो ये है लिंक रिएक्शन कि किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस को एरोबिक रेस्पिरेशन में ले जाने के लिए हम लोग लिंक करते हैं, राइट। अब आगे आते हैं। अब देखो, पूरा खेल याद करने वाला शुरू होता है क्रेब साइकिल पे। तुमसे क्रेब साइकिल ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले क्या है, पायरुविक एसिड को मैंने एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर लिया, हाँ हम सबको पता है। फिर ये साइकिल चलेगी जिसमें कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है। पायरुविक ये सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं या इसका दूसरा नाम क्रेब साइकिल होता है, सबको पता है। अब इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है? इसी से मैंने याद किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। आपको याद ऐसे रखना है, C-cis आइसो के पहले के बाद SSFMO। कैसे याद करेंगे? फिर से सुन लो, C-cis आइसो के पहले के बाद SSFMO। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। C से हो गया सिट्रेट,
सिट्रेट जो है अपने सिस आइसोफॉर्म में चेंज होगा, सिस आइसोमर में चेंज होगा और फिर किस में चेंज हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में। यहाँ पे सिस इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में एम्स टाइम में सिस पूछ लेते थे, इसलिए मैंने इसको बीच में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो सिट्रेट किस में चेंज हो जाएगा, सिस सिट्रेट में, और उसके बाद आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में चेंज होने के बाद ये बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने से पहले और बनने के बाद, मतलब इस स्टेप से पहले भी CO2 रिलीज होगा, इस स्टेप के बाद भी CO2 रिलीज होगा, और पूरी क्रेब साइकिल में कभी CO2 रिलीज नहीं होता। यही पूछा जाता है कि क्रेब साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो कौन से स्टेप पे होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जहाँ लिखा रहेगा उसके ऊपर और उसके नीचे। सिंपल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया कि अल्फा कीटोग्लूटारिक के एक ऊपर एक नीचे। फिर एस का मतलब है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर दूसरे एस का मतलब है सक्सिनेट। भाई सक्सिनाइल है तो क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। उसके बाद एफ का मतलब है फ्यूमरेट, एम का मतलब है मैलेट, और फाइनली ओ का मतलब है ऑक्सैलो एसिटेट। अब आपको ये पूरी साइकिल याद हो जाएगी एक छोटे से निमोनिक से, दैट इज सी सिस आइसो एस एस एफ एम ओ। के पहले के बाद, मतलब के पहले भी CO2 रिलीज हो रहा है, के बाद भी CO2 रिलीज हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो, राइट। ये चीज़ आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद रहनी चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि पूरी क्रेब साइकिल में, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में भैया, यहाँ तुम 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले और फाइनली तुम क्या कर रहे हो कि उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर रहे हो, राइट। तो तुम्हारे पास नेट गेन क्या होता है, तुम्हारे पास इस प्रोसेस के नेट बनता है 6 मॉलिक्यूल NADH2 के, 2 मॉलिक्यूल FADH2 के और 2 मॉलिक्यूल ATP के। फाइनली तुम्हारा पहले ग्लाइकोलिसिस से क्या गेन था, 2 ATP 2 NADH2। क्रेब साइकिल से क्या गेन है, 6 NADH2 2 FADH2 2 ATP, राइट। अब आते हैं कि अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की जरा ATP काउंट करते हैं कि मैंने जब 2 ATP अपना इन्वेस्ट किया था ग्लाइकोलिसिस में, मुझे एंड में क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है, तो मुझे 36 to 38 ATP मिल सकती है एक ग्लूकोज से। सबसे पहले ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा जहाँ पे आपको 2 ATP और 2 FADH2 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी लिंक रिएक्शन करेगा जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, 2 NADH2 मिल जाएंगे। और तीसरी चीज़ होती है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या होता है, 6 NADH2 मिलेंगे, 2 FADH2 मिलेंगे, 2 ATP मिलेगी। तो टोटली अगर आप इसको ATP के फॉर्म में काउंट करो तो एक NADH जो होता है ना वो 3 ATP देता है। एक NADH 3 ATP के बराबर होता है और एक FADH 2 ATP के बराबर होता है। देखो बेटा, NADH या FADH हमारी बॉडी पहचानती नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम यूरो में कमा रहे हो और इंडिया में कह रहे हो कि हम यूरो ही देंगे, रुपए देंगे ही नहीं, तो तुम्हें यहाँ से मार के भगा दिया जाएगा कि ऐसा है, जाओ वहीं पे रहो, है ना। तो ये NADH2 FADH2 की वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन हमारी बॉडी इसको पहचानती नहीं है। एनर्जी करेंसी क्या है, ATP। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिक्वायरमेंट बस इतनी होती है कि इस FADH2 को और NADH2 को ATP में चेंज कर दे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेट्स मूव अहेड। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने से पहले जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उसमें 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तुम्हें अगर समझाऊँ तो ये बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली इस तरीके से होता है। नेक्स्ट पेज पे देखो, कुछ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तुम्हें पता है। अच्छा देखो एक बात बताओ, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती थी, साइटोसोल में, यानी किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड में होती है क्रेब साइकिल, और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होती है तुम्हारी ETC। इसीलिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी ATP बनती है वो उसी के आसपास ही बनती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। अब ETC में होता क्या है ना, कुछ नहीं होता। ये NADH2 FADH2 जो होता है वो एक एक करके अपने हाइड्रोजन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे करके ट्रांसपोर्ट कराता है जिगजैग मैनर में। इसके ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इसे मूव करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि इसको बैलेंस करने के लिए इसको पॉजिटिव चार्ज भी देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि पॉजिटिव चार्ज देता है और इसमें H+ भरता रहता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। जो आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रिया के बीच का स्पेस होता है ना, उसमें प्रोटॉन भरते रहते हैं, H+ भरते रहते हैं। क्यों भरते रहते हैं भाई, जब तुमको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है एक ग्रेडियंट के अलॉन्ग, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है कि जो आपका खंभा होगा आपके घर के पास, वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ से आपके घर तक का, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन उन वायर्स में फ्लो करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो डेफिनेट सी बात है यहाँ ग्रेडियंट के अक्रॉस फ्लो करेगा, कि जहाँ ज़्यादा ग्रेडियंट होगी उसके अगेंस्ट फ्लो करेगा वो, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्रेडियंट के अलॉन्ग जैसे वायर में फ्लो करता है वैसे यहाँ पे भी फ्लो करेगा। लेकिन इस चूंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है तो न्यूट्रलिटी हमको चाहिए, ठीक है, हम करंट नहीं बना सकते बहुत हाई पावर का, तो इसके चक्कर में इनको प्रोटॉन इधर फेंकना पड़ता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन फेंकना पड़ता है ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड रहे।
अब नेगेटिव तो भैया तेज वाला आदमी है, मूव कर रहा है पूरे मेम्ब्रेन में, लेकिन पॉजिटिव वाला यहाँ एक्यूमुलेट हुआ जा रहा है, यहाँ भरता जा रहा है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे आती है काम दलाली की। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अच्छा तुमको पॉजिटिव चार्ज कम करना है, एक रास्ता है मेरे पास। अब ये भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फटने के चांसेस हैं। तो एक मेम्ब्रेन होता है कॉम्प्लेक्स 5, वो कहता है ऐसा है तुम अपने सारे हाइड्रोजन को वापस से इसमें डाल सकते हो, शर्त बस ये है कि जब तुम निकलोगे तो मेरा एटीपी बनाते हुए निकलोगे। हाइड्रोजन को कहता है, सिंपल सी बात। शर्त बस ये कि अगर मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ तो तुम एनर्जी हमारी बनाओ, सीधी सी बात, बात खत्म। यही डील होती है इनके बीच में। तो ये जो 5 कॉम्प्लेक्सेस आप देख रहे हैं ना, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें कॉम्प्लेक्स 2, क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल होता है। बाकी आप ऐसे याद रख सकते हो। कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब देखो NS, नॉर्मली जब कोई बीमार होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कहते हैं नॉर्मल सलाइन चढ़ा दो। नॉर्मल सलाइन का मतलब वही होता है जो झोला छाप डॉक्टर गांव में किसी को कुछ नहीं पता होता क्या करते हैं, पानी चढ़ा देते हैं ना, उस पानी की बोतल को ही कहते हैं नॉर्मल सलाइन। तो NS बोलते हैं उसको शॉर्ट टर्म में। तो आपको कैसे याद करना है कि 1 वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, N यानी NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा वाला क्या है S यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, राइट। अब उसके बाद कुछ नहीं, NS और दोनों साइटोक्रोम है ही, और लास्ट वाला ATP है। तो तुमको ABC उल्टा लिखना है, आगे A, बीच में C और ऊपर B, ठीक। तो कैसे याद करेंगे, सबसे लास्ट वाला हो जाएगा ATP सिंथेस, उसके बीच में हमने क्या बोला, C घुसा दो B से पहले, तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरिडक्टेज, और उससे पहले थर्ड वाला क्या बच गया, BC, दोनों लिख दो, यानी BC1, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, NS ABC, तो NS ऊपर लिखेंगे ABC, ठीक है। इस तरीके से लिख के आपको ये पूरे कॉम्प्लेक्सेस याद हो जाएंगे। लास्ट 5th कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5th कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो ATP सिंथेज है। उसके बाद पूछा जाता है 2nd कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये एक लौता कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आपका क्या होता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड रहता है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ भी पूछा जाए स्पेशल कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साइड फेस कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है, तो आपको बताना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि देखो NADH2 होगा वो 3 ATP बनाएगा। 3 क्यों बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ से एंटर करता है तो ये ज़्यादा प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करेगा 3 लेवल पे, इसलिए 3 ATP बनाता है। जबकि अगर FADH2 होगा तो ये इस वाले लेवल से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करता है। तो इसके पास बस 2 ही स्टेप बचे ना, इसलिए ये 2 ही आपके प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर पाता है, इसलिए ये 2 ATP बनाता है। तो NADH2 इज इक्वलेंट टू 3 ATP, FADH2 इज इक्वलेंट टू 2 ATP, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, और फाइनली आपके बॉडी में एनर्जी बन जाती है। अभी खेल यहाँ खत्म नहीं होता है, कुछ स्टेटमेंट्स आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये तो अपने कॉम्प्लेक्सेस में जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रोटॉन है अंदर बाहर कर रहा है, इसका फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो फाइनली इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है और पानी बनाता है एज एन यू कैन से रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन में चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट बॉन्ड ऐड करना। देखो यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है तो एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। चूंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से ये ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जबकि आप उसमें पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो उसको कहते हैं आपका वो फोटो फॉस्फोराइलेशन, राइट। जबकि ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ये मैंने आपको आगे समझा ही दिया था। अब हम लोग को आगे पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? ये सीधे से ये कहता है कि भैया अगर मैं एक मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का जो आपकी बॉडी में है बायोमॉलिक्यूल्स, उसको बर्न करूं, कंबस्ट करूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होता है और कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, बैलेंस शीट है कि अगर तुम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो तो कितना ऑक्सीजन तुमको चाहिए और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो इसी के कहते हैं कि अगर आप ग्लूकोज को बर्न करेंगे तो क्या होता है, 6 कार्बन प्रोड्यूस होता है और 6 ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, इसलिए इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 हो जाता है, राइट। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि किसको कितना बर्न करने पे CO2 प्रोड्यूस होगा और कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा। ओके, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, इफ एनी डिग्री ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स RQ इज सिग्निफिकेंटली अबव 1। ये क्या कहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा RQ लेस देन 1 या 1 के इक्वलेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी CO2 तुम प्रोड्यूस करोगे या तो वो ऑक्सीजन के बराबर करोगे या तो तुम ऑक्सीजन से कम CO2 प्रोड्यूस करोगे,
राइट। एनारोबिक में चूंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि ऑक्सीजन उसमें नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है या बहुत कम यूटिलाइज हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि आरक्यू का रेशियो 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। ये एम्स के टाइम पे एआर में पूछा जाता था, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो, ग्लूकोज जब बर्न होता है तो उसका आरक्यू आता है 1, पूछा जाता है क्वेश्चन में। फैट जब बर्न होता है तो उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 आता है, और प्रोटीन जब बर्न होता है तो उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.9 आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, फैट का इन्होंने एग्जाम्पल दिखा दिया कि मान लो ये ट्राइपाल्मिटिन फैट लेके चले हैं, देखो यहाँ पे 102 CO2 प्रोड्यूस हो रही है और 145 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रही है। मतलब हमारे लिए फैट को बर्न करना मुश्किल काम है, उसके लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जितने एनारोबिक वाले होते हैं वो 1 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दिखाते हैं, जितने एरोबिक वाले होते हैं वो 1 से कम रहते हैं। एरोबिक का मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एक पूछा जाता है कि मैलिक एसिड का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1.33 होता है, जो आपको पता होना चाहिए, राइट। डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते थे जब AIPMT चलता था, बट ये एक आध बार एम्स में भी पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है। अब देखो, रेस्पिरेशन को ना तो हम एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं ना तो हम कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। आपने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा कि जब A + B कोई एक प्रोडक्ट देते हैं C, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैटाबोलिक रिएक्शन। जब यही C ब्रेक होके दे दे D + E, तो इसको बोलते हैं एनाबोल, सॉरी A + B जब कुछ मिलके बनता है तो इसको बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन, मतलब कुछ बड़ा बना है कुछ मिलके। कैटाबोलिक का मतलब है इसका ब्रेकडाउन या इसका टूटना, राइट। तो रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का मतलब है ये एनाबोलिक भी है, ये कैटाबोलिक भी है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बनता भी रहता है, कुछ ना कुछ टूटता भी रहता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। अब देखो कैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट का भी आपको सब कुछ पढ़ाया कि किस तरीके से वो पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फाइनली क्या करेगा, ग्लूकोज CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और वाटर बनाएगा बाई प्रोडक्ट, और इसके बीच में हमारी ATP बनती है 36 to 38, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड के फॉर्म में ब्रेक करते हैं और वो डायरेक्टली इस पूरे रेस्पिरेशन को एंटर करते हैं एट द स्टेज ऑफ पायरुविक एसिड। वो कहाँ एंटर करते हैं इस साइकिल को, पायरुविक एसिड के स्टेज पे। और वहीं फैट या ग्लिसरॉल होता है ना, तो ये ऊपर का कोई स्टेप नहीं करता, ये डायरेक्टली एंटर कर जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के स्टेज पे। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड से प्रोटीन बनाना बड़ा आसान है। तो मतलब मान लो तुम्हारी बॉडी में पायरुविक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है और तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी क्या करती है, पायरुविक एसिड को तुरंत अमाइनो एसिड बनाने के लिए यूटिलाइज कर लेती है। अगर आपकी बॉडी में एसिटाइल कोएंजाइम बहुत भरा हुआ है और आपकी बॉडी को फैट बनाना है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम को तुरंत यूटिलाइज कर लेगी फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल बनाने के लिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मतलब यहाँ पे अगर कुछ एक्सेस होगा तो तुरंत प्रोटीन या फैट बनाया जा सकता है, और यहाँ पे अगर कमी होगी तो तुरंत इनको तोड़ के इसमें लाया जा सकता है, राइट। मतलब कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इसमें कुछ चीज़ें बनाई भी जा सकती हैं, यानी एनाबोलिक रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं, और कुछ चीज़ें तोड़ी भी जा सकती हैं, इसलिए कैटाबोलिक रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबोलिक प्रोसेस, मतलब जिसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा ना, कहा था कि रेस्पिरेशन इज ईजी, बट ट्रस्ट योर सेल्फ कि जो आप पढ़ रहे हो आप उसको आसानी से समझ सकते हो, कर सकते हो। जो इनको याद रहता है वो बहुत बड़े महान आत्मा नहीं होते हैं, राइट। होते आप ही जैसे इंसान है। आधे घंटे के अंदर तुमने पूरा रेस्पिरेशन समझ लिया, सब कुछ तुम्हें याद भी हो गया। अब देख रहे हो तुमने एक्चुअली इस चीज़ में प्रोग्रेस की है, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो ऑल दीज पॉइंट्स अबाउट रेस्पिरेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।